And this is Pankaj Diman, faculty member of SBS Law College, Sri Ganganagar. We are studying taxation law, under which we are studying income. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर हम इनकम के डिफरेंट पार्ट को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सैलरी को स्टडी किया। इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है सैलरी। सैलरी जो होती है वो एम्प्लॉय को मिलती है फॉर हिज सर्विस, फॉर हिज वर्किंग। जो वो वर्क करता है, जो सर्विस वो एम्प्लॉयर को देता है, उसके बदले में उसको सैलरी मिलती है। और सैलरी जो है टैक्सेबल हो जाती है जब उसकी सैलरी एक लिमिट को क्रॉस कर लेती है। इंडिया में टैक्स स्लैब है और टैक्स स्लैब के बाद अगर उसकी सैलरी इंक्रीज़ होती है तो फिर उसको वहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। लेकिन कुछ डिडक्शन भी वहाँ पे अलाउड है, जैसे आपने देखा वहाँ पे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सीधा सैलरी में से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन वहाँ पे मिल जाती है। मींस वहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना होता है। इंटरटेनमेंट जो आपके सर्विसेज होती हैं वहाँ पे 1/5 या 5,000 आपको रिलैक्स वहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा वहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट टैक्स अगर आप स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो उसकी डिडक्शन भी वहाँ पे हो जाती है। तो सैलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इनकम का। और सैलरी के भी बड़े सारे अदर काइंड होते हैं, जिसमें आपने देखा कि सैलरी में पेंशन भी इंक्लूड होती है, वेजेस भी इंक्लूड होता है, ग्रेजुटी भी इंक्लूड होती है, एडवांस सैलरी जो आपको मिलती है वो भी इंक्लूड होती है, कैश लिव जो होती है, लिव इन कैशमेंट जो होता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। बड़ी सारी चीज़ें, प्रोविडेंट फंड इसमें, ग्रेजुटी इसमें सारी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो सैलरी आपने इंक्लूड किया। देखिए, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि एक जो पर्सन है उसके पास इनकम के बड़े सारे सोर्स हो सकते हैं। उसके पास हो सकता है वो कहीं पे नौकरी भी कर रहा हो, साथ ही के साथ उसके पास अच्छी खासी रेजिडेंटल हाउस भी हैं जो उसने किराए पे चढ़ा रखे हैं, तो उसको वहाँ से भी इनकम आ रही हो सकता है कि वो कोई साथ में प्रोफेशन भी उसका हो, वो पार्ट टाइम प्रोफेशन करता हो, वो एक मूर्तिकार हो, स्क्रिप्चर बनाता हो, मूर्ति बनाता हो, अच्छे खासे पैसे वहाँ से जनरेट करता। तो एक पर्सन डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम सेम टाइम पे जनरेट कर सकता है। और जब वो इनकम टैक्स भरेगा तो वो हर एक हेड में बताया कि कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम में उसने इनकम गेन की है और उस हिसाब से फिर उस पर टैक्स लगेगा। तो हम इनकम को स्टडी कर रहे हैं और इनकम के अंडर जो एक नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम जो है वो है, काइंड ऑफ इनकम जो है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक पर्सन को इनकम जो है अपनी हाउस प्रॉपर्टी से भी होती है। मान लीजिए उसके पास एक घर दिल्ली में है, एक घर उसके पास कोलकाता में है, एक घर उसके पास मुंबई में है। रहता वो दिल्ली में है, लेकिन जो घर उसने कोलकाता में और जो घर उसने मुंबई में बनाए हुए हैं उसको उसने किराए पे चढ़ा रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, रेंट पे अगर उसने दिया है तो वहाँ पे उसको क्या होगी, इनकम हो रही है। तो वो एक जो है इनकम वहाँ से भी गेन कर रहा है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यही है जो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, क्योंकि इनकम का ये भी एक बड़ा अच्छा एक सोर्स है। इनकम यहाँ से भी जनरेट होती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी होती है। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? स्टेट द आइटम्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच आर नॉट लाइबल टू टैक्स। ऐसी कौन कौन सी आइटम्स होती हैं जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं की जाती हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू क्या होती है, टैक्स किस बेस पे निकाला जाता है? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जब टैक्स निकाला जाता है वो डिपेंड करता है अपॉन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो ये एनुअल वैल्यू क्या होती है और इसकी डिडक्शन कैसे होती है? देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो भी इनकम आप गेन कर रहे हैं, चाहे वो सैलरी से हो, चाहे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हो, चाहे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो, चाहे कैपिटल गेन से हो, सभी में आपको लीगली डिडक्शन वहाँ पे प्रोवाइड की गई है। जैसे 50,000 की स्टेट स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने सैलरी में देखी, उसी तरीके से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी डिडक्शन आपको अलाउड है। उन डिडक्शन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इनकम का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 22 to 25 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड इन रिस्पेक्ट जनरली इनकम टैक्स ओवर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज इम्पोज्ड अपॉन द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जनरली क्या होता है, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लेवी होता है, जो टैक्स इम्पोज किया जाता है, वो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी किया जाता है। जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है उस पर वो टैक्स इम्पोज किया जाता है। और ये टैक्स डिटरमिन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अब ये एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के आगे आप इसको समझ लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है कि सेक्शन 22 to 25 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी
जो होती है उस पर जो टैक्स होता है वो उस प्रॉपर्टी के ऑनर पे इम्पोज किया जाता है। और इसकी डिटर्मिनेशन कैसे होती है, कैसे आप डिटर्मिन करेंगे कि कितना टैक्स कटेगा, वो एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है। व्हाट इज द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी? नाउ द सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट says that income from house property means income tax is imposed over the annual value of such house and land attached to it, which taxpayer is the owner of such property has not been used for the trade and profession। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात लिखी है कि इनकम टैक्स इम्पोज होता है ओवर द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। जो हाउस है उसकी जो एनुअल वैल्यू होती है उसके बेसिस पे जो है इनकम टैक्स अप्लाई होता है, और उसके हाउस के साथ जो लैंड अटैच है उस पर भी अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि उस हाउस को किसी ट्रेड और प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा। मतलब उस हाउस का यूज़ जो है सिर्फ रेजिडेंटल पर्पस के लिए हो रहा हो, किसी ट्रेड और प्रोफेशन के पर्पस से ना हो रहा। अगर वहाँ पे कोई ट्रेड और प्रोफेशन हो रहा है तो इनकम फ्रॉम ट्रेड एंड प्रोफेशन जो है उसमें वो इनकम काउंट की जाएगी, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम तभी मानी जाएगी जब वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ जो है उस रेजिडेंटल पर्पस के लिए किसी को यूज़ करने के लिए दी जा रही है, मीन्स रेंट पे यूज़ करना। वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को किसी को रहने के लिए रहने के लिए दिया जा रहा है, ना कि वहाँ पे ट्रेड और बिजनेस के लिए दिया जा रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 10 द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिक्वायर्स फॉलोइंग टू बी द टैक्सेबल इनकम। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तब टैक्सेबल इनकम बन जाती है जब सच प्रॉपर्टी इज़ हाउस एंड लैंड अटैच हो। जब वो प्रॉपर्टी एक घर हो और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए घर है उसके साथ आंगन है, बरामदा है, वो भी सारा उस घर में इंक्लूड हो जाता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। टैक्स पेयर इज़ द ऑनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। और एसएससी जो है टैक्स पेयर जो उस प्रॉपर्टी का मालिक जो है वो उस प्रॉपर्टी का क्या वो टैक्स पेयर जो है वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे उसी पे लगाया जाता है जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर होगा। सच प्रॉपर्टी इज़ नॉट बीइंग यूज्ड फॉर द ट्रेड एंड प्रोफेशन। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम तभी मानी जाएगी जब वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ पे दी जा रही है, उस वहाँ पे कोई ट्रेड और बिजनेस नहीं किया जा रहा है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अब आपके सामने क्लियर है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हाउस हो और उससे रिलेटेड लैंड हो और उस हाउस का ऑनर जो है वो होना चाहिए। टैक्स पेयर जो है जो उसका टैक्स जो देगा वही उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए। और तीसरा, और वो प्रॉपर्टी सिर्फ रेजिडेंटल हाउसिंग पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, ना कि ट्रेड और प्रोफेशन के लिए यूज़ हो रही हो। मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? द पर्पस ऑफ सेक्शन 22 प्रॉपर्टी इंक्लूड ओनली हाउस एंड लैंड अटैच टू। तो प्रॉपर्टी की जब हम बात कर रहे हैं इस सेक्शन के अंदर तो सिर्फ हाउस की बात यहाँ पे हो रही है, और उससे रिलेटेड जो लैंड अटैच टू लैंड, जो भी बरामदा है, घर के पीछे बैक यार्ड है, कोर्ट यार्ड है, सेलर है, ये सारी चीज़ें हैं, तय खाना है, वो सारा इसमें अटैच हो जाता है। एनी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर हाउस। ये जरूरी नहीं है कि घर जो है पर्टिकुलर शेप में हो, उसकी कंस्ट्रक्शन लाइक हाउस हो। किसी तरीके का वॉल है, सीलिंग है, फ्लोर है, ये अगर घर लाइक सिचुएशन है, हाउस लाइक सिचुएशन है, तो हम अगर वो ब्रिक से बना हुआ, स्टोन से बना हुआ, सीमेंट से बना हुआ है, तो हम उसको मान लेंगे कि वो प्रॉपर्टी है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे, पीवीसी राजू वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। देखिए इस केस में क्या हुआ था। फिर एनी पर्सन इज़ ऑनर ऑफ एनी शॉप। अगर कोई पर्सन जो है किसी शॉप का, हाउस का, गोडाउन का मालिक है जो कि मार्केट में है, एंड डज नॉट यूज़ इट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, और उस हाउस को, उस शॉप को, उस गोडाउन को अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं कर रहा है और बाद में उसने इसको क्या किया, रेंट पे दे दिया, इन सच सिचुएशन इनकम ऑब्टेन फ्रॉम रेंट शैल बी इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। और इस कंडीशन में जो इनकम वहाँ पे गेन हुई है इसको हम इनकम मानेंगे, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, और ये टैक्सेबल होगी। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे अभी तक आपने यही देखा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है क्या। सबसे पहले आपको ये समझना है। और प्रॉपर्टी क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वही है जब हम किसी हाउस को किराए पे देते हैं और वो जो हाउस है उसका ऑनर वो टैक्स पेयर ही होना चाहिए, और वहाँ पे किसी तरीके का ट्रेड और प्रोफेशन ना हो रहा। इट मीन्स कि आपने उस प्रॉपर्टी को, उस घर को सिर्फ और सिर्फ जो है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करने की परमिशन दी है, मतलब किराए पे रहने के लिए, उसको घर पे रहने के लिए उसको परमिशन दी है। और वहाँ से जब आपको कोई इनकम आती है तो उसको हम इनकम फ्रॉम द
हाउस प्रॉपर्टी मानते हैं। इस अगर वहाँ पे अगर आप कोई उस हाउस में या उस घर में किसी तरीके का ट्रेड और प्रोफेशन कर रहे हैं तो फिर वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में चली जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप इनकम टैक्स पे करते हैं, जब आप रिटर्न भरते हैं, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ता है कि आपको कौन से हेड में किस सोर्स ऑफ इनकम से इनकम आई है। अगर आपको सैलरी से आई तो सैलरी से बताना है, इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी से है तो वहाँ से बताना है, अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से आई तो वहाँ से बताना है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कौन सी इनकम किस सोर्स ऑफ इनकम में फॉल कर रही है। देखिए, वेदर कंस्ट्रक्शन बी कंसिडर्ड बिल्डिंग और नॉट इज इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द फैक्ट। तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन प्रॉपर हुई है नहीं हुई है, वहाँ पे वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस कि आप वहाँ पे उसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हैं या ट्रेड और प्रोफेशन के लिए उसको वहाँ पे दे रहे हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ ऑनर क्या है। तो ऑनर कौन है? Honor means such a person who himself can use right of an owner and not according to the direction. Honor वही है जो उस प्रॉपर्टी को अपने तरीके से यूज़ कर सकता है और किसी के डायरेक्शन पे काम वो अगर नहीं कर रहा है तो हम उसको ऑनर मान लेंगे। यही इस केस में बताया गया। अ टैक्स पेयर वॉज हेल्ड टू बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी ब्रॉड ड्यूरिंग द सेटलमेंट डिक्री ऑफ द कोर्ट। तो कोई भी पर्सन जो है प्रॉपर्टी का ऑनर तब भी माना जा सकता है जब कोर्ट में केस चल रहा हो, तो वहाँ पे उसको डिक्री मिल जाती है, तो उस कंडीशन में प्रॉपर्टी का ऑनर में बन जाएगा। यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, तो तीन कंडीशन आपको यहाँ पे समझाएं कि प्रॉपर्टी है क्या, ऑनर कौन होगा और प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी का यूज़ किसी ट्रेड और प्रोफेशन के लिए नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात मैंने आपको पहले बताया। वो सिर्फ और सिर्फ जो है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए रेंट पे दी जानी चाहिए, वो भी हाउसिंग पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होनी चाहिए। कमीशन ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मुदल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केसेस में यही बोला गया है। कमीशन ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस चंपालाल जीवराज के केसेस में इट वाज हेल्ड दैट वेयर द कर्ता ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इज कंडक्टिंग अ बिजनेस एज ए रिप्रेजेंटेटिव अपॉन एनी प्रॉपर्टी द इनकम अर्न ओवर इट शैल बी द इनकम ऑफ द फैमिली नॉट इन द अंडर सेक्शन 22। तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेगी, क्योंकि हिंदू जॉइंट फैमिली में जब कर्ता जो है, हेड ऑफ द फैमिली जो है कोई बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, तो वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फैमिली उस बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है और वो पूरी फैमिली की इनकम है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दूसरा उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए जिस पे टैक्स इंपोज किया जाएगा, और प्रॉपर्टी जो है सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए। अगर आपने उसको किराए पे दिया था, उसका तो पर्पस सिर्फ रेजिडेंशियल हो चाहिए, वहाँ पे कोई ट्रेड और बिजनेस ना हो रहा हो, तो हम उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मान लेंगे। अब आपके पास नेक्स्ट आता है एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स इंपोज करने के लिए आपको उस हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निकालनी होगी, तभी आप टैक्स इंक्लूड कैलकुलेट कर पाएंगे। एज वी हैव सीन अबव दैट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एनुअल वैल्यू है क्या? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट, एनुअल वैल्यू मीन्स दैट अमाउंट फॉर विच द प्रॉपर्टी इज एक्सपेक्टेड टू बी गिवन फॉर रेंट एवरी ईयर। जिस रेंट पे आप उस प्रॉपर्टी को किराए पे हर साल दे रहे हैं, जो आप अमाउंट जो है एज अ रेंट उस प्रॉपर्टी से ले रहे हैं, उसी को हम एनुअल वैल्यू मान सकते हैं। इफ़ द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ इट्स is given for the rent and the rent actually obtained is more than amount mentioned in the clause, the amounts to obtain or to the obtain। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, अगर प्रॉपर्टी जो है या उस प्रॉपर्टी का कोई पार्ट रेंट पे दिया जा रहा है और रेंट जो है ऑब्टेन किया गया है, जो कि अमाउंट मेंशन किया गया था, उससे ज़्यादा अमाउंट अगर उसने एज अ रेंट उस प्रॉपर्टी से गेन किया हो, तो जो बड़ा हुआ रेंट उसने लिया है उसी को एनुअल प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जिस रेंट पे आपने उस प्रॉपर्टी को किराए पे दिया और जो रेंट आपने वहाँ पे लिया, उसको हम एनुअल वैल्यू मान सकते हैं। दूसरा, अगर आपने उस प्रॉपर्टी को या उस प्रॉपर्टी का कोई पार्ट आपने रेंट पे दिया और एक्चुअल में आपने रेंट जो बताया था उससे ज़्यादा गेन किया, तो वो बड़ा हुआ रेंट जो होगा वही एनुअल वैल्यू मान लिया जाएगा। इफ़ द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ इट्स इज गिवन फॉर द रेंट एंड द रेंट एक्चुअली obtained इज लेस देन द अमाउंट मेंशन इन द क्लॉज owning to have remaining vacant during the whole or part of the previous year, the amounts obtained is to be obtained or to be obtained। तो अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी या उस प्रॉपर्टी का कोई पार्ट रेंट पे दिया, एक किराए पे दिया, और आपको अमाउंट जो आपने बताया था उससे कम आपको मिला, और बाकी या फिर आपका जो घर है आधे साल से ज़्यादा जो है होल ऑफ द टाइम जो है खाली रहा, तो उस कंडीशन में जो रेंट आपने एक्चुअल में रिसीव किया था चाहे कम, वही जो है एनुअल वैल्यू मान ली जाएगी। तो एनुअल वैल्यू
में भी डिडक्शन अलाउड है, जैसे कि आप पे आगे जो आप पढ़ेंगे। इफ़ द ऑनर हैज़ केप्ट द हाउस फॉर हिज रेजिडेंस और एज to construct a house at any other place owing to his employment or trade or business there is has been resided in such house for the whole previous year, the annual value of such house shall be nil। तो अगर कोई ऑनर जो है अपनी प्रॉपर्टी को पूरा साल यूज़ नहीं करता है, वो कहीं और काम करता है और एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से वहाँ चला गया, उसका घर खाली रहा, तो उस घर की एनुअल वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। उसने किसी को किराए पे नहीं दिया, कोई ट्रेड और बिजनेस वहाँ पे नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया, तो उस कंडीशन में उस घर की एनुअल वैल्यू ज़ीरो होगी। तो अब आपको एनुअल वैल्यू थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि एनुअल वैल्यू क्या है। जिस रेंट पे, जिस अमाउंट पे आप उस घर को किराए पे दे रहे हैं, वही अमाउंट जो रेंट आपने रिसीव किया है वही एनुअल वैल्यू मान लें। अगर आपने ज़्यादा रिसीव किया है तो बड़ा हुआ रेंट जो होगा वो एनुअल वैल्यू, अगर आपने कम रिसीव किया है तो वो जो भी आपने रिसीव किया वही एनुअल वैल्यू मान ली जाएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू की डिटर्मिनेशन कैसे होगी? क्योंकि इसी के बेसिस पे टैक्स इम्पोज होगा उस टैक्स पेयर पे, हाउस ऑफ द प्रॉपर्टी के ऑनर पे। अबव एनालिसिस क्लियरली शो दैट द अमाउंट फॉर विच द हाउस इज गिवन फॉर रेंट दैट अमाउंट इज बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपके सामने कि जिस रेंट पे आपने उस घर को किराए पे दिया है वो ही जो है डिटर्मिनेशन का एक बेस होगा एनुअल वैल्यू की। सच अमाउंट मस्ट बी रीजनेबल, इट मस्ट नीदर बी एक्सेसिव और नॉट ही नेग्लिजिबल। ये अमाउंट ऐसा होना चाहिए कि रीजनेबल हो, ना ही बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। रीजनेबल अमाउंट इज दैट अमाउंट फॉर विच द हाउस इज एक्सपेक्टेड टू बी गिवन फॉर रेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। रीजनेबल अमाउंट वो अमाउंट है जिस पे उस घर को हर साल किराए पे दिया जाना चाहिए। सुल्तान बराज प्राइवेट लिमिटेड वर्सी कमीशन ऑफ इनकम टैक्स के केसेस में बोला गया। रीजनेबल अमाउंट शुड बी डिटर्मिन बाय द कंसिडरिंग फॉलोइंग। तो रीजनेबल अमाउंट किस तरीके से डिसाइड होगा? द एरिया वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। तो प्रॉपर्टी किस एरिया में? पॉश एरिया में, दिल्ली में अगर आप प्रॉपर्टी हो तो वो ऑब्वियसली बात बहुत कॉस्टली है, वहाँ पे रेंट ज़्यादा होगा। तो रीजनेबल अमाउंट एरिया के हिसाब से भी हो सकता है। दूसरा, रीजनेबल अमाउंट जो है कई बार जो है म्यूनसिपैलिटी भी डिसाइड करती है, कई बार जो है हमारे पास एक्ट भी है। देखिए रेंट कंट्रोल एक्ट है हमारे पास बनो, वहाँ पे भी रेंट डिसाइड कर दिया जाता है, वहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट होता है, प्रॉपर रेंट होता है, और उस रेंट के हिसाब से भी वो जो है लॉ के अकॉर्डिंग जो है रीजनेबल रेंट वहाँ पे डिसाइड जो है किया जाता है। ठीक है जी। एनुअल रेंट वैल्यू इज डिटर्मिन्ड बाय द म्यूनसिपलिटी इट सेल्फ। म्यूनसिपलिटी कंडक्ट सर्वे फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डिटर्मिन द हाउस ऑफ द एरिया। तो या तो एनुअल वैल्यू की जो डिटर्मिनेशन है एरिया के हिसाब से होती है, या फिर म्यूनसिपैलिटी भी उस लोकेलिटी की जो म्यूनसिपैलिटी होती है वो भी डिसाइड करती है, और कई बार हमारे पास एक्ट भी होते हैं और एक्ट में भी स्टैंडर्ड रेंट बताया होता है, प्रॉपर रेंट बताया होता है, जो कि एक रीजनल रेंट माना जाता है और उसी पे किराए पे देना होता है। डिडक्शन, अब देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो टैक्स इम्पोज होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल वैल्यू होता है, और एनुअल वैल्यू निकालने के बाद फिर उसमें डिडक्शन भी अलाउड है। मींस अगर आपने उस प्रॉपर्टी पे कोई खर्चा किया हुआ है तो वो खर्चे आपके टैक्स में नहीं आएंगे, वहाँ पे आपको छूट जो है मिल सकती है। आप बता सकते हो कि इस प्रॉपर्टी पे मैंने इतना खर्चा किया है, इसकी रिपेयर पे, इसकी कंस्ट्रक्शंस पे, या किसी तरीके की अल्ट्रेशन पे, तो वो अमाउंट आपको डिडक्ट वहाँ पे हो जाएगा। तो डिडक्शन भी यहाँ पे अलाउड है, जो सेक्शन 24 टू 25 यहाँ पे बताई गई हैं। डिडक्शन फ्रॉम द एनुअल वैल्यू, सेक्शन 24 टू 25 ऑफ द एक्ट मेंशन दोज डिडक्शन विच शैल बी मेड फ्रॉम द एनुअल वैल्यू। दीज डिडक्शंस आर फॉलोइंग। डिडक्शन, तो देखिए जैसे सैलरी में आपने देखा कि सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 का था, यहीं पे डिडक्शन इक्वल टू 30% ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो उस हाउस प्रॉपर्टी में सीधी 30% की आपकी जो है डिडक्शन आपको दे दी जाती है। मान लीजिए आपका टैक्सेबल अमाउंट जो है 1 लाख बनता है, तो पहला तो आपको डिडक्शन जो है 30% की मिल जाएगी। मींस अब आपको 70,000 पे टैक्स देना है, ना कि 1 लाख पे टैक्स आपको देना है। तो 30% की फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको वहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि सैलरी में आपने 50,000 देखा। इफ़ एनी अमाउंट हैज़ बिन टेकन ऑन लोन फॉर द पर्पस ऑफ परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, देन इंटरेस्ट ओवर द अमाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी कि अगर आपने कोई लोन लिया है और आपका लोन लेने का पर्पस क्या था कि उस रेजिडेंशियल हाउस को आपने कंस्ट्रक्शन करनी थी, उसमें कोई रिपेयर करनी थी, रेनोवेशन करनी थी, रिकंस्ट्रक्शन करनी थी, और लोन का जो आपका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, उस लोन पे आप इंटरेस्ट भी पे करेंगे ना, वो इंटरेस्ट आप जो है एज ए डिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हैं जब आप इनकम टैक्स पे करेंगे।
ठीक है जी। इफ़ एनी सब्सटेंशियल रिपेयर हैज़ बीन कंडक्टेड इन द हाउस दैट अमाउंट स्पेंड फॉर रिपेयर शैल बी कंडक्टेड, तो सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी अमाउंट जो है उस घर की रिपेयर पे खर्च करते हैं, तो एक तो अगर आपने लोन लिया है उस घर की रिपेयर को के लिए, रेनोवेशन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो इंटरेस्ट जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं एज ए डिडक्शन जब आप टैक्स पे करेंगे। दूसरा, अगर आपने लोन लिए बगैर कोई रिपेयर पे खर्चा किया हुआ है, तो वो जो रिपेयर जितनी भी आपने करवाई है वो भी, जो खर्चा आपका रिपेयर वो भी आप एज ए डिडक्शन वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इफ़ द इंटरेस्ट इज़ नॉट पेड, अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं करते और इंटरेस्ट और बढ़ जाता है तब आप डिडक्शन उसमें नहीं ले सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। देखिए, इफ़ द इंटरेस्ट इज पेड आउटसाइड इंडिया सच अमाउंट शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप इंटरेस्ट जो है आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हैं तब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से डिडक्शन नहीं करवा सकते हैं। बिफोर पासिंग द फाइनेंस एक्ट 2001, इफ द टैक्स पेयर हैड ऑब्टेन द रिलीफ अंडर सेक्शन 24 ऑनिंग टू नॉन payment of the rent by the tenant and had later received the amount of rent, then amount shall be taxable in the year। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है फाइनेंस ईयर 2001 में कि अगर आपको रेंट जो है नहीं दिया है, नॉन पेमेंट हुई है टेनेंट के थ्रू, किराएदार ने जो आपको रेंट पे नहीं किया है उस साल में, लेकिन आपको रेंट जो है वो मिला, उस टेनेंट ने आपको रेंट दिया लेकिन बाद में दिया, अगले साल में, तो जिस साल में उसने रेंट दिया उस साल में वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 25AA, इफ द टैक्स पेयर हैज़ नॉट obtained द अमाउंट ऑफ रेंट एंड द रिकवर इट लेटर, देन सच अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो चीज़ ऊपर लिखी थी यहाँ पे लिखी कि अगर टैक्स पेयर को कोई अमाउंट जो है रेंट का रिसीव नहीं हुआ है लेकिन बाद में उसको रेंट वहाँ पे मिला, तो उसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25B, इफ द टैक्स पेयर इज ऑनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी एंड हैज़ गिवन द प्रॉपर्टी फॉर रेंट, देन आफ्टर डिडक्टिंग 30% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एज रेंट, द रिमेनिंग अमाउंट शैल बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। साफ लिखा है यहाँ पे कि अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एक ऑनर को अपनी प्रॉपर्टी से वहाँ पे उसको किराए पे देने से कोई रेंट रिसीव होता है, कुछ अमाउंट रिसीव होता है, तो 30% की डिडक्शन कर लेने के बाद, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिल जाती है, बाकी अमाउंट टैक्सेबल होगा और उसको टैक्सेबल किया जाएगा अंडर द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। तो ये है आपके पास क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।